हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिको नर्सिंग क्लासेज। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, पिछले कुछ दिनों से मेडिको नर्सिंग क्लासेज यूट्यूब चैनल के ऊपर प्रीवियस ईयर के जो एग्जाम्स हुए हैं नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट, उनसे रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज हैं वो डिस्कस किए जा रहे हैं। आज की क्लास में हम एम्स, डीएसएसबी और ईएसआई से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। उनका एक अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ हम स्टडी करेंगे ताकि हमारी जो प्रिपरेशन है उसके अंदर हम थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट कर सके और ताकि हमें आइडिया लग सके कि किस प्रकार के एमसीक्यूज आते हैं एम्स के अंदर, ईएसआई में और डीएसएसबी के एग्जाम, नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जाम्स के अंदर। तो चलिए आज की क्लास में चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके सामने देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सोशल ग्रुप। इसमें एग्जामिनर ने हमसे ये पूछा गया है कि जो नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं चार, उनमें से कौन सा ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स है जो एक सोशल ग्रुप का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। स्टूडेंट्स, अगर सोशल ग्रुप की बात करें, तो सोशल ग्रुप का मतलब हो गया ग्रुप ऑफ पीपुल्स, ग्रुप ऑफ पीपुल्स फॉर एन कॉमन गोल। कॉमन गोल का मतलब हो गया कि यहाँ जो सोशल ग्रुप बनेंगे उन सबका गोल एक होगा। उनको कोई पर्टिकुलर चीज को अचीव करना है या कोई कोई पर्टिकुलर उनका कोई गोल होगा, उस गोल को उनको क्या अचीव करना है। तो हमें ये देखना है कि यहाँ पर हमें जो सोशल ग्रुप्स है उनके कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से होते हैं और कौन से नहीं होते हैं। जो नहीं है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑप्शन के अंदर, उनको उसको हमें बताना है। तो फर्स्ट वन हम देखते हैं कि ऑप्शन की बात करें तो फर्स्ट वन ऑप्शन है सिमिलर इथनिक बैकग्राउंड। ठीक है, तो सोशल ग्रुप्स के अंदर सिमिलर इथनिक बैकग्राउंड होता है कि नहीं होता है, ये देखना है। नेक्स्ट वन है कॉमन इंटरेस्ट। ठीक है, कॉमन इंटरेस्ट होता है कि नहीं होता। थर्ड वन है रेसिप्रोकल रिलेशनशिप होते हैं। और वी फीलिंग। तो स्टूडेंट्स आइए अब ऑप्शंस को हम एक्सप्लेन करते हैं ताकि अच्छे से हमें समझ में आए कि क्या पूछा था, क्या बताना है हमें। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि कौन सा ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स है जो एक सोशल ग्रुप का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। ठीक है, फर्स्ट वन ऑप्शन वी फीलिंग। स्टूडेंट, जहां पर भी कोई ग्रुप बनेगा, जहां पर भी कभी भी कोई ग्रुप बनेगा तो वहां पर वी फीलिंग सबसे जरूरी होगी। अगर ग्रुप के अंदर वी फीलिंग होगी, ठीक है, वी फीलिंग होगी तभी जाकर के वो लोग एक दूसरे के साथ काम अच्छे से कर पाते हैं। वी फीलिंग मतलब फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस, फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस का मतलब है कि हाँ भाई, हम एक साथ जुड़े हुए हैं, हम एक टीम में काम कर रहे हैं। ठीक है, वर्क लाइक ए टीम, वर्क लाइक ए टीम, कि वो एक दूसरे के साथ जुड़ करके ऐसे काम करते हैं कि हाँ हम सब एक ही टीम से बिलोंग करते हैं। वो वी फीलिंग ग्रुप के अंदर होती है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमें बताना है कि जो ग्रुप की फीलिंग नहीं होती या फिर जो ग्रुप का कैरेक्टरिस्टिक, सोशल ग्रुप का कैरेक्टरिस्टिक नहीं होता, वो हमें बताना है। तो ये तो हमारा हो गया गलत। वैसे अच्छी है, ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, सॉरी, ये कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। लेकिन यहाँ पर हमें तो हमसे पूछा गया, एग्जामिनर ने हमसे यही पूछा है कि आपको कौन कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेसिप्रोकल रिलेशनशिप। ठीक है, रेसिप्रोकल रिलेशनशिप का मतलब होता है, रेसिप्रोकल रिलेशनशिप का स्टूडेंट्स मतलब होता है कि सब एक दूसरे के बारे में अच्छा सोचें, सब एक दूसरे का भला करने की सोचें। ठीक है, ठीक है, टू पीपल्स, रेसिप्रोकल रिलेशनशिप का मतलब होता है कि टू पीपल फील द सेम वे अबाउट ईच अदर। एक दूसरे के बारे में जब वो दोनों एक तरह का, एक जैसा सोचते हैं, तो उसे हम बोलते हैं रेसिप्रोकल रिलेशनशिप। और ग्रुप के अंदर कभी भी रेसिप्रोकल रिलेशनशिप नहीं होती है। तो यही इस क्वेश्चन का क्या है, राइट आंसर है। यही इस क्वेश्चन का क्या है स्टूडेंट, राइट आंसर है। ग्रुप के अंदर कभी भी, सोशल ग्रुप के अंदर कभी भी रेसिप्रोकल रिलेशनशिप नहीं होती। ऐसे तो फैमिली ग्रुप है, वो भी एक दूसरे के बारे में सोचते हैं, तो फैमिली ग्रुप के अंदर क्या हो सकता है, रेसिप्रोकल रिलेशनशिप हो सकता है। लेकिन यहाँ पर रेसिप्रोकल रिलेशनशिप नहीं होगा। कॉमन इंटरेस्ट, ठीक है, ग्रुप है, मैंने बात करी अभी, मैंने बताया कि कॉमन गोल के ऊपर सोशल ग्रुप वाले लोग हैं वो क्या करते हैं, काम करते हैं। तो कॉमन इंटरेस्ट होगा, तो ये भी कॉमन इंटरेस्ट होता है सोशल ग्रुप के अंदर। तो हमें क्या है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है जो नहीं होता है। तो जो सोशल ग्रुप्स होते हैं उनके अंदर रेसिप्रोकल रिलेशनशिप नहीं पाई जाती है। स्टूडेंट, कौन सी नहीं पाई जाती है, रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है वो नहीं पाई जाती है। कॉमन इंटरेस्ट है तो कॉमन इंटरेस्ट है तो होता है, तो ये यहाँ पे गलत हो गया। नेक्स्ट वन है सिमिलर इथनिक बैकग्राउंड। ठीक है, जब लोग ग्रुप में आएंगे, जब लोग आपस में एक दूसरे के साथ ग्रुप में जुड़ रहे हैं, तो डेफिनेट है कि वो लोग एक कॉमन बैकग्राउंड के साथ मिलकर के ही काम करेंगे। वो लोग क्या करेंगे, एक कॉमन बैकग्राउंड में मिलकर के ही काम करेंगे।
कॉमन बैकग्राउंड के अंदर मिलकर के काम करेंगे। कॉमन इथनिक ग्रुप का मतलब ये हो गया स्टूडेंट्स यहाँ पर कि कॉमन ग्रुप का मतलब है कि जब लोग आपस में एक जैसी सोसाइटी से बिलोंग करेंगे तभी तो उनका गोल कॉमन हो पाएगा। ऐसा तो है नहीं कि एक अपर क्लास का सोशल ग्रुप है, एक लोअर क्लास का सोशल ग्रुप है, वो दोनों आपस में मिलकर के काम करें, ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि उनका गोल है वो सबका अलग अलग होगा। जैसे कि मैं बात करूँ, एक एग्जांपल देता हूँ कि एक बिजनेसमैन होता है तो उसकी उसकी जो फैक्ट्रीज होती है, उसकी जो कंपनीज होती है, उसके अंदर क्या होता है, वर्कर्स काम करते हैं। अब वर्कर्स जब काम कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो वर्कर्स का गोल है कि उनको क्या है, महीने का सैलरी कमानी है ताकि उनकी जिंदगी का गुजारा हो सके। लेकिन जो बिजनेसमैन, जो मालिक है उस कंपनी का, उसका मेन गोल क्या होता है, उसका मेन गोल होता है कि वो अपनी कंपनी को कैसे एक्सप्लोर करे, कैसे बढ़ाए, अपने बिजनेस को कैसे एक्सपेंड करे। तो ये है यहाँ पर ये बता रहा है कि सिमिलर इथनिक बैकग्राउंड होगा तभी होगा, लेकिन अगर दो अलग अलग क्लास के लोग अगर एक साथ काम करेंगे तो वहाँ पे डेफिनेटली वहाँ पे काम नहीं हो पाता है, वहाँ पर सोशल ग्रुप का वो कैरेक्टरिस्टिक नहीं होगा। तो सोशल ग्रुप के कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है वो सोशल ग्रुप के अंदर प्रेजेंट नहीं होती है। आई थिंक कोई टेक्निकल इशू है, अभी रिजॉल्व करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, बताइए क्या होता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या आंसर होगा देखिएगा। द नर्स एक्ट एज एन एडवोकेट व्हेन शी डज वन ऑफ द फॉलोइंग, कि नर्स एक पेशेंट की क्या है, एडवोकेट है। ये हमने नर्सिंग नर्सिंग का जो फंक्शंस है, ठीक है, नर्सिंग का फंक्शन होता है नॉर्मली, नर्स के जो फंक्शंस हैं, नर्स के जो फंक्शंस हैं उनके अंदर हमें एक फंक्शन पढ़ते हैं, नर्स एक्ट एज ए एडवोकेट ऑफ पेशेंट। नर्स एक्ट एज एन एडवोकेट ऑफ पेशेंट। की नर्स क्या करती है, एक पेशेंट की एडवोकेट के जैसे काम करती है। तो हमें ये बताना है कि जब नर्स कौन सा ऐसा काम कर रही है, जो ऑप्शन दिए गए हैं उनके अंदर हमें ये देख के बताना है कि नर्स कौन सा ऐसा काम कर रही है जिसमें ये साबित हो रहा है कि नर्स एक पेशेंट की क्या है, एडवोकेट हो रही है। ठीक है, एडवोकेट है। देखिए फर्स्ट वन ऑप्शन है, नर्स असिस्ट द क्लाइंट फॉर इंजरी, नर्स असिस्ट द क्लाइंट फॉर इंजरी। तो ये इंजरी के लिए असिस्ट करना तो एडवोकेट वाला कोई काम नहीं है। तो नर्स का मेन गोल है कि क्लाइंट को हमें हमेशा रेगुलर इंटरवल पे असिस्ट करना है कि उसको कोई इंजरी तो नहीं हो रही है, उसकी कोई नीड्स तो नहीं है, उसके अकॉर्डिंग हमें जो पेशेंट है उसकी केयर को प्लान करना होता है। नर्सिंग केयर जो अगर जो मेन गोल होता है, नर्सिंग केयर जो प्लान होते हैं उनका मेन होता है कि अकॉर्डिंग टू द पेशेंट नीड, पेशेंट की नीड के अकॉर्डिंग नर्सिंग केयर प्लान बनते हैं, ना कि पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए। हम कभी भी पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए नर्सिंग केयर प्लान नहीं बनाते। ट्रीटमेंट के लिए मतलब ये है कि हम डायरेक्टली ऐसा नहीं कि हाँ डायबिटीज़ है तो इंसुलिन दे दो और एंटी डायबिटिक मेडिकेशन दे दो, वो नर्सिंग केयर प्लान नहीं। अब डायबिटीज़ है, शुगर लेवल बढ़ा तो शुगर लेवल को कैसे कम करना है, साथ के साथ पेशेंट को कैसे कंफर्ट प्रोवाइड करना है, वो चीज़ें हमारे नर्सिंग केयर प्लान के अंदर इंक्लूड होती हैं। तो जब एक नर्स एक क्लाइंट की इंजरी को असिस्ट कर रही है तो उस समय वो अपना एक नर्सिंग का फंक्शन कर रही है, ना कि एडवोकेट का काम कर रही है। ठीक है, तो ये ऑप्शन है उसका गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, नर्स एनकरेज द क्लाइंट टू एक्सप्रेस द फीलिंग, नर्स एनकरेज द क्लाइंट टू एक्सप्रेस द फीलिंग। इस एक्सप्रेस द फीलिंग को हम बोल सकते हैं वेंटिलेशन। एक वर्ड आपके पास आएगा वेंटिलेशन। वेंटिलेट होने का मतलब होता है कि पेशेंट के अंदर जो भी पेशेंट के अंदर दिमाग में जो भी थॉट्स आ रहे हैं, जो भी चल रहा है, वो पेशेंट एक्सप्रेस कर देता है। ठीक है, उसे बोलते हैं पेशेंट का वेंटिलेशन होना। ठीक है, तो यहाँ पर नर्स क्या कर रही है, नर्स एक पेशेंट को एनकरेज कर रही है कि आप जो भी सोच रहे हो, जो भी आपके सामने थॉट्स आ रहे हैं, वो थॉट्स आप मुझे बता दीजिए। जिससे क्या होगा, पेशेंट है वो काम फील करेगा, पेशेंट है वो रिलैक्स फील करने लग जाता है। तो यहाँ पर सेकंड वन फंक्शन है वो भी, वहाँ पर भी कोई नर्स एक एडवोकेट का काम नहीं कर रही है। अगर नर्स एक पेशेंट को बोल रही है कि आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करो, तो नर्स क्या करे, एक नर्सिंग का फंक्शन होता है कि पेशेंट को हमें मेंटली भी हेल्थी रखना होता है। पेशेंट के अंदर जो भी मेंटल स्ट्रेस या मेंटल जो सिचुएशन चल रही है उसको हमें समझ के उसके अकॉर्डिंग हमें पेशेंट की केयर को क्या करना होगा, प्लान करना होगा। तो यहाँ पर भी नर्स है वो क्या नहीं कर रही है, कि एडवोकेट का सा काम नहीं है। ये तो नर्सिंग का मेन फंक्शन ही यही है। ठीक है, थर्ड वन ऑप्शन देखते हैं, नर्स आस्क द रिलेटिव टू गिव देयर कंसेंट इंस्टेड ऑफ पेशेंट। ये है, यहाँ पर आ गया है कानून, यहाँ पर आ गया है कानून। देखो, नर्स आस्क द रिलेटिव टू गिव देयर कंसेंट, कि जो पेशेंट के जो रिलेटिव्स हैं वहाँ पर उसे उनको नर्स कह रही है कि अब आप कंसेंट दो। कंसेंट देने का मतलब है कि किसी भी चीज़ के लिए लीगल परमिशन लेना, वो होता है क्या है, कंसेंट। तो यहाँ पर नर्स क्या कर रही है, एक एडवोकेट का काम कर रही है। अगर एक नर्स एक पेशेंट की बजाय अगर उसके अटेंडर को कहती है, अटेंडर या उसके जो रिलेटिव्स होते हैं, क्लोज रिलेटिव्स होते हैं, उनको अगर बोलती है कि आप कंसेंट दो, तो वो क्या होता है, आपका पेशेंट को लीगल प्रोटेक्शन के लिए जरूरी होता है। और कंसेंट है वो हर प्रोसीजर को करने से पहले हमें लेना
होता है, चाहे वो प्रोसीजर इन्वेसिव होगा, चाहे वो प्रोसीजर नॉन इन्वेसिव होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम जब भी हम प्रोसीजर करते हैं तो सबसे पहले हम यही करते हैं कि पेशेंट को एक्सप्लेन करते हैं और पेशेंट की परमिशन को हमें लेना होता है। पेशेंट को बताना होता है कि ये चीज़ करनी जरूरी क्यों है और इससे आपको क्या फ़ायदा होगा। फिर पेशेंट से फिर हमें पेशेंट से पूछा जाता है, हमने पेशेंट से पूछते हैं कि हाँ भाई, अब आप ये काम करवाना, मतलब कि प्रोसीजर आप परफॉर्म करवाना चाहोगे कि नहीं चाहोगे। अगर वो रिफ्यूज़ कर देता है तो हम फाइल में नोट कर लेते हैं, डॉक्यूमेंट में नोट कर लेते हैं कि पेशेंट ने रिफ्यूज़ कर दिया है ट्रीटमेंट के लिए। तो ये है इसका, इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो क्या है, थर्ड वन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। की नर्स अगर कंसेंट के लिए, अगर नर्स पेशेंट की बजाय उसके रिलेटिव्स को कंसेंट के लिए बोल रही है, देन वो चीज़ क्या है, सही है, वहाँ पर नर्स एक एडवोकेट का काम कर रही है। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन देखते हैं। पोस्टपोन देयर फिजिकल, नर्स पोस्टपोन देयर फिजिकल असेसमेंट अंटिल द क्लाइंट इज काम। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पर क्या है, नर्स एक एडवोकेट का कोई काम नहीं है कि नर्स ने क्या किया, पेशेंट का फिजिकल असेसमेंट है उसको स्टॉप कर दिया। क्यों कर दिया? कि पेशेंट है वो क्या हो रखा है, काफ़ी ज़्यादा वोलेंट हो रखा है, या फिर जब तक पेशेंट ठीक नहीं हो जाता है, काम नहीं हो जाता, तब तक नर्स ने उसको क्या कर दिया, पोस्टपोन कर दिया। फिर नर्स ने मना नहीं किया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पोस्टपोन किया है, कुछ देर के बाद हम इस काम को करेंगे, ना कि नर्स ने क्या कर दिया, पोस्टपोन कर दिया। ठीक है, फिजिकल असेसमेंट को क्यों किया? क्योंकि पेशेंट है वो क्या है, वोलेंट हो रखा है। अगर वोलेंट के टाइम में हम पेशेंट को अगर फिजिकल असेसमेंट करने जाएंगे तो उस समय हो सकता है कि पेशेंट अपने आप को इंजरी पहुंचा ले या फिर हमें इंजरी पहुंचा दे। तो इस चीज़ से प्रिवेंट करने के लिए नर्स क्या कर रही है, काम होने के पेशेंट के रिलैक्स और काम होने के बाद ही पेशेंट का फिजिकल असेसमेंट कर रही है। तो यहाँ पर ये भी फंक्शन है वो एक नर्स का, नर्सिंग का फंक्शन है, न कि यहाँ पे कोई एडवोकेट वाला फंक्शन, वकील वाला कोई फंक्शन नहीं है। तो इसमें जो राइट आंसर था वो था, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या है, वो है कि जब नर्स एक पेशेंट के रिलेटिव्स को बोलती है कि आप कंसर्न दीजिए कोई भी प्रोसीजर के लिए, तो वो क्या है, एक एडवोकेट वाला काम है। आई होप आप लोगों को मेरा जो एक्सप्लेनेशन है एमसीक्यू से रिलेटेड, जो भी ऑप्शंस को जो मैं अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो आपको समझ में आ रहा होगा। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूँगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ पेशेंट असाइनमेंट। की नीचे 4 ऑप्शन दिए गए, उन चारों ऑप्शन में से हमें ये देख के बताना है कि कौन सा पेशेंट असाइनमेंट का मेथड नहीं है, पेशेंट असाइनमेंट का मेथड नहीं है। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि पेशेंट असाइनमेंट का मेथड कौन सा नहीं होता है। तो फर्स्ट वन ऑप्शन की बात करें तो फर्स्ट वन ऑप्शन है, क्या कह रहे हैं, ड्यूटी रोस्टर मेथड, ड्यूटी रोस्टर मेथड, सॉरी, पहला ऑप्शन है वो कह रहा है ड्यूटी रोस्टर मेथड, सेकंड ऑप्शन है टीम नर्सिंग, थर्ड ऑप्शन है पेशेंट असाइनमेंट और फोर्थ ऑप्शन है फंक्शनल मेथड। तो स्टूडेंट, पेशेंट असाइनमेंट का मतलब है कि प्लान द केयर ऑफ पेशेंट, प्लान द केयर ऑफ पेशेंट। ठीक है, केयर को प्लान करना पेशेंट असाइनमेंट कहलाता है। साथ के साथ पेशेंट असाइनमेंट को हम ये भी बोल सकते हैं, ठीक है, कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क related to patient care among the available नर्सिंग स्टाफ। जो भी नर्सिंग स्टाफ ऑन ड्यूटी अवेलेबल है, जो भी नर्सिंग स्टाफ ऑन ड्यूटी अवेलेबल है, उस स्टाफ के बीच में पेशेंट के केयर से रिलेटेड जो भी काम है, ठीक है, जो भी केयर है उसको क्या करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना कि हाँ, नर्स ए बी सी 4 नर्सेज हैं, ए को ये करना है, बी को ये करना है, सी को ये करना है, डी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसे हम कहते हैं पेशेंट असाइनमेंट। कि भाई पेशेंट की केयर को असाइनमेंट कर दिया, या फिर हम ये कह सकते हैं कि नर्स ए बी सी डी 4 हैं, तो आप एक फर्स्ट और सेकंड पेशेंट की ए केयर करेगी, बी है वो थर्ड एंड फोर्थ की, सी है वो फोर्थ 5 एंड 6 की, और जो डी नर्स है वो 7 और 8 पेशेंट, नंबर ऑफ 8 पेशेंट की केयर करती है। तो इस प्रकार से हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो हमें स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के अंदर ये पूछा गया कि पेशेंट असाइनमेंट का मेथड कौन सा नहीं है। तो फर्स्ट वन हम देखते हैं कि कौन सा पेशेंट असाइनमेंट का मेथड नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट वन हम बात करते हैं फंक्शनल मेथड की। अगर मैं फंक्शनल मेथड की अगर स्टूडेंट्स बात करूं, अगर मैं फंक्शनल मेथड की अगर बात करूं, फंक्शनल मेथड की अगर पेशेंट असाइनमेंट का, तो फंक्शनल मेथड क्या है, एक पेशेंट असाइनमेंट का मेथड है, मेथड ऑफ पेशेंट असाइनमेंट, मेथड ऑफ असाइनमेंट, मेथड ऑफ पेशेंट असाइनमेंट, ये क्या है, एक पेशेंट के असाइनमेंट का
मेथड होता है, पेशेंट असाइनमेंट का क्या है, मेथड होता है। इस फंक्शनल मेथड के अंदर क्या हो जाता है, टोटल केयर ऑफ पेशेंट, इसमें क्या किया जाता है, टोटल केयर ऑफ पेशेंट, पेशेंट की जो टोटल केयर है उसको क्या कर दिया जाता है, डिवाइड इन डिफरेंट टास्क, डिवाइडेड इन डिफरेंट टास्क, and then distributed to the nurses। उसके बाद क्या कर दिया जाता है, नर्स को वो केयर है वो क्या कर दी जाती है, डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है। तो इसमें क्या करेंगे, मान लीजिए अपने को एक प्रोसीजर करना है, फंक्शनल मेथड का यूज़ करते हुए अगर हम नर्सिंग केयर देंगे किसी पेशेंट को, तो जब हम जब भी हम कोई वो प्रोसीजर कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, उस प्रोसीजर के जो छोटे छोटे टास्क है उसको हम क्या करेंगे, एक जो भी ग्रुप ऑफ नर्स अवेलेबल है हमारे पास ड्यूटी के ऊपर, उसको हम क्या कर देंगे, असाइन कर देंगे। जैसे मान लीजिए हमें पेशेंट का ट्रीटमेंट भी करना है, ठीक है, जैसे मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए हमें क्या करना है, पेशेंट का ट्रीटमेंट भी करना है, सैंपल भी लेने हैं, ठीक है, और फाइल वर्क भी है, फाइल वर्क भी है। ये मोस्ट कॉमन वर्क होते हैं जो एक पेशेंट की केयर से रिलेटेड होते हैं। तो अब ये 3 प्रकार के काम हो गए। अब हम क्या करेंगे, ए नर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, नर्स ए है, ठीक है, नर्स ए को बोलेंगे कि आप केवल जो भी पेशेंट्स अवेलेबल है वार्ड के अंदर उनका क्या करो, ट्रीटमेंट करो। नर्स बी को हम बोल देंगे, नर्स बी को हम बोलेंगे कि आप जो भी पेशेंट जिनके सैंपल डॉक्टर ने लिखे हैं, जिनके सैंपल प्रेस्क्रिप्शन में है कि हाँ जिनके पर्टिकुलर सैंपल जाने, आप जो भी जिस पे जो पेशेंट के सैंपल है, आप पर्टिकुलर जो पेशेंट है उसका क्या करो, केवल ब्लड सैंपल हो, आपको ट्रीटमेंट नहीं करना है, आपको फाइल वर्क नहीं करना। जो नर्स ट्रीटमेंट कर रही है उसको ना तो सैंपल लेना है, ना सैंपल वाला कोई काम नहीं करना, फाइल वर्क नहीं करना, ठीक है। उसके बाद नर्स सी, अब जो सी नर्स है उसको बोलना है कि आपको केवल फाइल वर्क करना है, ना तो आपको कोई ट्रीटमेंट करना है, ना आपको पेशेंट के सैंपल लेने, बस आपको फाइल वर्क करना है। इससे हमने क्या किया, जो पेशेंट की टोटल केयर थी, इसको हम बोल सकते हैं पेशेंट की टोटल केयर, जो पेशेंट की टोटल केयर थी उसको हमने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, डिफरेंट डिफरेंट टास्क के अंदर हमने क्या कर दिया, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। अब इससे क्या होगा, पर्टिकुलर नर्स अपना एक फोकस रख के अपना काम करेगी और ये वो काम हो जाता है। तो फंक्शनल मेथड तो वो क्या है, एक पेशेंट असाइनमेंट का मेथड है। तो ये तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं है, क्योंकि हमें ये देख के बताना है कि कौन सा नर्स पेशेंट असाइनमेंट का वो नहीं है, ठीक है, कौन सा मेथड पेशेंट असाइनमेंट का मेथड नहीं है, जो भी वो मेरे पास ऑप्शन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, पेशेंट असाइनमेंट के मेथड में फंक्शनल मेथड है वो तो हमने पढ़ लिया, देख लिया कि जो फंक्शनल मेथड है वो तो क्या है, एक पेशेंट असाइनमेंट का मेथड है, और हमें ढूंढना है कि कौन सा पेशेंट असाइनमेंट का मेथड नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पेशेंट असाइनमेंट। पेशेंट असाइनमेंट की बात करें तो इसमें क्या होगा, मान लीजिए टोटल पेशेंट आपके पास कितने हैं, टोटल पेशेंट आपके पास है 20, ठीक है, और अवेलेबल नर्स कितने, अवेलेबल नर्स वो हैं आपके पास 5। तो अब हमें क्या करना है, पेशेंट असाइनमेंट मेथड का यूज़ करके हम क्या करेंगे, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो भी पेशेंट्स हैं उनको बराबर बराबर जो नर्सेज हैं उनके अंदर क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि एक नर्स के हिस्से में कितने पेशेंट आ गए, 5 नर्स है तो 4 पेशेंट आ गए, ठीक है, ये रेशियो बन गया। एक नर्स वो क्या करेगी, 4 पेशेंट की केयर करेगी, एक नर्स है वो क्या करेगी, 4 पेशेंट की केयर करेगी। अब इसका मतलब है कि ये जो नर्स है, मतलब यहाँ पे ये जो एक नर्स है वो इन 4 पेशेंट से रिलेटेड ट्रीटमेंट भी करेगी, उनका फाइल वर्क भी करेगी, और उनकी ब्लड सैंपलिंग भी करेगी, ठीक है। ये सारे काम एक पर्टिकुलर नर्स को करना है, लेकिन यहाँ पे क्या है, इस नर्स को केवल इन 4 पेशेंट का ही ध्यान रखना है, बाकी बचे 16 से इसको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो ये होता है पेशेंट असाइनमेंट। पेशेंट असाइनमेंट में पर्टिकुलर आपको पेशेंट दे दिए गए हैं कि भैया आप इन 4 पेशेंट का केयर करो, आपकी जब तक ड्यूटी आप इन 4 पेशेंट की क्या करोगे, केयर करोगे, तो वो आपका मेथड कहलाता है, आपका पेशेंट असाइनमेंट का मेथड कहलाता है। तो ये भी एक पेशेंट असाइनमेंट का मेथड है, तो ये भी इस क्वेश्चन का क्या है, रॉन्ग आंसर है। अब बचा है टीम नर्सिंग हमारे पास, अब क्या बचा है हमारे पास, टीम नर्सिंग। आई थिंक दोबारा से कोई टेक्निकल इश्यू हो चुका है, हाँ अभी ठीक हुआ है।
अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की। तो दो ऑप्शंस के बारे में तो हमने पढ़ लिया है कि किस तरीके से ये काम होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके टीम नर्सिंग। टीम नर्सिंग की अगर स्टूडेंट्स में बात करूं, टीम नर्सिंग की, तो टीम नर्सिंग की अगर बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, टीम नर्सिंग में क्या करेंगे, टीम नर्सिंग टीम नर्सिंग में हम क्या करेंगे, पर्टिकुलर जो पेशेंट होता है उसकी केयर को प्लान करने के लिए हम नर्सेज की जो जो भी अवेलेबल है, जो भी स्टाफ हमारे पास ऑन ड्यूटी अवेलेबल है, उस स्टाफ को हम एक टीम में बनाएंगे। टीम बना करके हम, जैसे हम पर्टिकुलर टीम बना करके बोलेंगे कि आप दो लोगों को ये पर्टिकुलर काम करना है, आप दो लोगों को ये काम करना है, या आपको पर्टिकुलर ये काम करना है। तो टीम नर्सिंग भी एक क्या है, एक पेशेंट असाइनमेंट का मेथड है। ठीक है, ऑप्शन बचा है हमारे पास एक, जो कि इस क्वेश्चन का क्या है, राइट आंसर है, वो है ड्यूटी रोस्टर मेथड। स्टूडेंट्स, ड्यूटी रोस्टर मेथड के अंदर आप देखोगे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ड्यूटी रोस्टर मेथड के अंदर ड्यूटी ऑफ नर्सिंग स्टाफ, जो भी अवेलेबल नर्सिंग स्टाफ होता है उसकी ड्यूटी से कंसर्न ये काम होता है। यहाँ पर क्या होता है, जो भी अवेलेबल स्टाफ होता है ड्यूटी पे, उसी स्टाफ का जो ड्यूटी होती है कि कौन सा स्टाफ मॉर्निंग में आएगा, कौन सा स्टाफ है वो इवनिंग के अंदर आएगा, वो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। ड्यूटी रोस्टर मेथड है, तो ड्यूटी रोस्टर मेथड के थ्रू तो हम कोई भी पेशेंट असाइनमेंट नहीं करते। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ड्यूटी रोस्टर मेथड है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द स्ट्रेटजी अडॉप्टेड टू एंश्योर द क्वालिटी नर्सिंग केयर बाय स्टैट्यूटरी बॉडी। जो भी स्टैट्यूटरी बॉडीज है, स्टैट्यूटरी बॉडीज का मतलब है रेगुलेटरी बॉडीज, ठीक है, जो भी हमारी रेगुलेटरी बॉडीज होती हैं जो नर्सिंग केयर को रेगुलेट करती हैं स्टेट के अंदर, डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ठीक है, एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल के अंदर, उनका मेन स्ट्रेटजी कौन सी अडॉप्ट की जाती है कि वो क्वालिटी ऑफ नर्सिंग केयर को क्या कर सके, एस्टैब्लिश करते सके। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है री रजिस्ट्रेशन, सेकेंड ऑप्शन है लाइसेंसर, और थर्ड ऑप्शन है एक्रेडिटेशन, और फोर्थ ऑप्शन है लाइसेंसर एंड रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो जब भी कोई भी हॉस्पिटल है या कोई भी एजेंसी है वो अपना क्या करती है, नर्सिंग केयर का जो स्टैंडर्ड है उसको इम्प्रूव करती है, नर्सिंग केयर के स्टैंडर्ड को मेंटेन करती है, तो वो एजेंसी क्या करती है, सबसे पहले लाइसेंस लेती है और रजिस्ट्रेशन करवाती है कि हाँ भाई हम इस प्रकार की केयर देते हैं और इस चीज़ के लिए हम लाइसेंसेबल होते हैं। मान लीजिए कोई हॉस्पिटल खोल रहा है, तो ऐसा नहीं कि हर कोई आदमी आकर के हॉस्पिटल खोल लेगा, नहीं, तो उसको सबसे पहले एक बिल्डिंग बनानी पड़ेगी जो कि हॉस्पिटल के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग हो। उसके बाद उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से क्या लेना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा कि भाई हाँ मैंने जो बिल्डिंग बनाई है, मेरे पास ये स्टाफ है, ये डॉक्टर्स है, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हॉस्पिटल चला सकते हैं कि नहीं। तो वो वहाँ पे क्या करेंगे, लाइसेंस लेंगे। और जो हॉस्पिटल एक्ट्स हैं जहाँ पे हम केयर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उस वो केयर क्या होती है, एक लीगल बाउंडेशन के अंदर होती है। तो उन जो भी एक्ट्स थे उनके अकॉर्डिंग वो आपका पर्टिकुलर हेल्थ एजेंसी वो क्या होनी चाहिए, रजिस्टर होनी चाहिए। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, लाइसेंसर एंड री रजिस्ट्रेशन। लाइसेंसर एंड री रजिस्ट्रेशन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बाकी एग्रेडिटेशन, लाइसेंसर और री रजिस्ट्रेशन है वो नहीं होंगे इसके राइट आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखो, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम्स में आता है, ये क्रिटिकल केयर से रिलेटेड है। क्रिटिकल केयर, क्रिटिकल केयर नर्सिंग, क्रिटिकल केयर नर्सिंग में देखिए, व्हेन यू कम अक्रॉस ए पर्सन लाइंग अनरेस्पॉन्सिव ऑन द रोड। जब आप आ रहे हो, आपने देखा कि रास्ते के अंदर रोड के ऊपर एक अनरेस्पॉन्सिव पेशेंट या फिर अनरेस्पॉन्सिव पर्सन है वो पड़ा हुआ है, योर फर्स्ट एक्शन शुड बी। अब उस समय आपको पहला एक्शन क्या करना है। मान लीजिए आप चलते हुए किसी रास्ते से अपने घर की तरफ आ रहे थे या अपने हॉस्पिटल की तरफ जा रहे थे, आपने देखा रास्ते के अंदर एक मरीज है या फिर एक इंडिविजुअल पर्सन था, वो क्या है, अनरेस्पॉन्सिव, मतलब ऐसा लग रहा है कि मरा हुआ पड़ा है। तो आपका सबसे पहला एक्शन क्या होना चाहिए एज ए नर्स। ठीक है, फर्स्ट वन ऑप्शन देखिए, मेक द पर्सन टू सिट, पेशेंट जो भी पर्सन है उसको हमें बिठाना है। ठीक है, क्या ये होना चाहिए, लीव द पर्सन टू वेक अप बाय हिमसेल्फ, कि भाई छोड़ दो अपने आप उठ जाएगा। कई बार बहुत सारे लोग होते हैं जो एल्कोहल लेकर के भी पड़े रहते हैं, उनको यही करना होता है कि आप भैया अपने अपने हिसाब से उठ करके चले जाना। ठीक है, थर्ड वन ऑप्शन है कॉल एन एम्बुलेंस एंड स्टार्ट सीपीआर, कि आपको एम्बुलेंस को कॉल करना और सीपीआर स्टार्ट कर देना है। फोर्थ ऑप्शन है मेक द पर्सन टू लाई ऑन वन साइड, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको पेशेंट को एक साइड में लेकर के लेटा देना है। तो एज ए नर्स आपका पहला फंक्शन या पहला रेस्पॉन्स क्या होना चाहिए, पहला फर्स्ट एक्शन है आपका क्या होना चाहिए। ठीक है, जब भी कोई पेशेंट है, जब भी कोई पेशेंट अनरेस्पॉन्सिव होता है,
रेस्पॉन्सिव होता है, जब भी कोई इंडिविजुअल है वो अनरेस्पॉन्सिव होता है, तो उस सिचुएशन के अंदर हमें क्या करना चाहिए, उस सिचुएशन के अंदर हमें क्या करना चाहिए, उस सिचुएशन सबसे पहले हमें जा करके उसको असिस्ट करना चाहिए, असिस्ट एंड आस्क आर यू ओके। उसके बाद हमें पेशेंट को पूछना है कि भैया तुम ठीक हो, आर यू ओके। ठीक है, अगर अब भी पेशेंट है वो बोल नहीं पा रहा है, मान लीजिए आपने कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया है, ठीक है, अब वो नॉट रेस्पॉन्ड, पर्सन नॉट रेस्पॉन्ड, पेशेंट ने कोई रेस्पॉन्स, मतलब जो भी इंडिविजुअल था उसने कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया। अब आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, पल्स चेक करनी है, पल्स चेक करनी है, कौन सी करनी है, याद रखना इंपॉर्टेंट चीज है, कैरोटिड, कैरोटिड एंड अपाइकल, ये दो प्रकार की जो पल्स है वो आपको क्या करनी है, असिस्ट करनी है। अगर पल्स वल्स नहीं है उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको करना है वो ये काम करना है स्टूडेंट्स, उसके बाद आपको क्या करना है, कॉल द एम्बुलेंस, उसके बाद आपको क्या करना है, कॉल द एम्बुलेंस एंड स्टार्ट CPR। उसके बाद हमें क्या करना है, कॉल एम्बुलेंस, कॉल फॉर हेल्प, हेल्प और एम्बुलेंस, एम्बुलेंस आई तो आपकी हेल्प ही करेगी, आप रोड पे अगर CPR कर रहे हो तो, ठीक है। उसके बाद करना है स्टार्ट CPR, स्टार्ट CPR, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, ठीक है, वो आपको क्या करना है, स्टार्ट करना है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखना स्टूडेंट्स, आप देखोगे कि यहाँ पर आपको CPR क्या करना है, स्टार्ट करना है, CPR स्टार्ट करना है, तो यही इस क्वेश्चन का क्या है, राइट आंसर है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि आप एक रोड से जा रहे हो, आपने देखा कि एक पर्सन इंडिविजुअल है वो रोड के साइड में पड़ा है या रोड पे पड़ा है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, उसको जा करके पूछना आर यू ओके, आर यू ओके। अगर वो पेशेंट कोई रेस्पॉन्स नहीं दे तो उसके कैरोटिड पल्स को चेक करना है, कैरोटिड पल्स को चेक करने के बाद हमें क्या करना है, कॉल फॉर हेल्प। कॉल फॉर हेल्प का यहाँ पे है कि आप एम्बुलेंस को कॉल करोगे और CPR स्टार्ट कर दोगे, तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आज की क्लास में इतना ही। आई होप मेरे द्वारा प्रोवाइड की जा रही है MCQ सीरीज आपकी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में आपकी हेल्प कर रही होगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच। चैनल के जो भी वीडियोस हैं उनको आप देखिए, अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ उनको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, आगे से आगे इनको अपने फ्रेंड्स के सर्किल के साथ आप शेयर कीजिए ताकि उनकी भी तैयारी में उनको मदद मिल सके। थैंक यू सो मच।